हेलो मेरे प्यारे प्यारे और इस पूरी दुनिया में सबसे न्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड वन शॉट, जो कि है जेनेटिक्स का वन शॉट। तो सबसे पहले हम करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो स्टार्ट करने वाले हैं, कोई ब्रेक नहीं लगेगा, कोई भी एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। आप चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। देखो, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ना है। और डीएनए और आरएनए होते क्या है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होते हैं। अब भाई न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में अपने को जानना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। और न्यूक्लियोटाइड में से अगर हम फॉस्फेट को निकाल दे तो बचे हुए पार्ट को क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोसाइड बोल दिया जाता है। ठीक है, अब जो ये नाइट्रोजनस बेस है ये कितने टाइप के हो सकते हैं भाई, तो नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के, प्योरीन हो जाएंगे, पाइरिमिडीन हो जाएंगे। अब प्योरीन में आएंगे एडिनाइन, गुआनिन, एजी, और पाइरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन, सी, यूटी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब अपने को मेनली डिफरेंस जानना है डीएनए और आरएनए के बीच में। देखो, डीएनए नाम से ही कवर हो रहा है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, मतलब क्या है, इसमें शुगर जो होगी वो डीऑक्सी राइबोज होगी, इसमें राइबोज होगी। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो एटीजीसी, और इसमें यूरेसिल नहीं होता है। आरएनए की बात करें तो इसमें थाइमीन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, इसमें थाइमीन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो डिटेल में अपने को किसके बारे में पढ़ना है, डीएनए के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इस पर डिपेंड है, डीएनए पर डिपेंड है। तो डीएनए को पहली बार आइडेंटिफाई किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने, कब, 1869 में, एज न्यूक्लियन। ठीक है, और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। और डीएनए की स्टडी एक्सरे के साथ किसने की थी, विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन ने। और डीएनए एसिडिक नेचर का होता है। ये कुछ जनरल बातें हैं जो याद रखनी ही पड़ेगी। और डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। देखो, हमने किया था क्या क्या होगा इसमें, देखो ये नाइट्रोजनस बेस हो जाएंगे, एस से शुगर हो जाएगी, पी से फॉस्फेट हो जाएगा, और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, और यहां पर अपने को देखने से ही पता लग रहा है कि ए टी के बीच में क्या होंगे, दो बॉन्ड होंगे। कैसे बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जी और सी के बीच में तीन बॉन्ड होंगे। तीन कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। मैंने टेढ़ा क्यों रखा है पता नहीं, मेरा दिमाग टेढ़ा हो गया शायद। ठीक है, ऐसा है ना। तो एटी के बीच में दो बॉन्ड और जी और सी के बीच में तीन बॉन्ड रहेंगे। कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। अब ये तो देखो बहुत जूम करके देखा है, बट अगर हम नॉर्मली डीएनए को देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा क्या है, देखो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, इसको 1 टन बोलते हैं। अब एक टन में कितने कितने बेस पेयर आ रहे हैं, 10 बेस पेयर आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 ऐसे 10 आएंगे। तो देखो इस बेस के बीच में और इस बेस के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम का। तो 1 टन कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 34 एंगस्ट्रॉम, 10 बेस पेयर हो गया। ठीक है, और डायमीटर की बात करें तो डायमीटर, ये डीएनए का डायमीटर होता है जो कितना, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अब एक रूल होता है शरगाफ्स रूल। वो क्या बोलता है कि डीएनए के अंदर जितने प्योरीन होंगे उतने ही पाइरिमिडीन पाए जाएंगे। मतलब ए प्लस जी का जो जोड़ आएगा वही टी प्लस सी का आना चाहिए। ये शरगाफ्स रूल्स बोलता है। और डीनेचुरेशन की बात करें तो डीनेचुरेशन नाम से ही पता लग रहा है, अगर डीएनए को हम हाई टेम्परेचर पे रख देंगे तो ये डीएनए की स्ट्रैंड है ये क्या है, खुल जाएगी भाई, सेपरेट हो जाएगी। अब देखो हम डीएनए की पैकेजिंग की बात करें कि हिस्टोन के साथ डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। देखो यहां पर जो एक ग्रीन कलर का पार्ट है ये हिस्टोन है। जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे याद रखना, सारा याद हो जाएगा। देखो ग्रीन कलर वाला पोर्शन हिस्टोन है, और जो ये वाली स्ट्रैंड दिखाई दे रही है, ये तार सी दिखाई दे रही है, ये डीएनए है। ठीक है, अब होता क्या है, ये इसके साथ इतने अच्छे तरीके से कैसे चिपकी हुई है, हिस्टोन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अच्छे तरीके से चिपके हुए हैं। अब देखो यहां पर अपने को तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो बीच में ये गोल गोल सी फुटबॉल जैसी दिखाई दे रही है ना, ग्रीन कलर की। एक ये ग्रीन कलर का ये दिखाई दे रहा है जिसको H1 हिस्टोन बोला है। फुटबॉल को क्या बोला है, हिस्टोन ऑक्टामर बोला है। और ये जो तार दिखाई, वायर दिखाई दे रही है, ये डीएनए की है। ठीक है, अब यहां पर समझेंगे कौन क्या चीज है, कैसे कैसे है। देखो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। अब कई बच्चे इसको H5 तक ले जाएंगे, ये 5 टाइप तक है तो H5 नहीं भाई, H2A, H2B ये याद रखना है। अब देखो यहां पर हिस्टोन ऑक्टामर इसको बोला है, तो ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8। ऑक्टा में कितने आएंगे, 8 है। और H1 जो था वो तो लिंकर है, वो अलग से ही निकला हुआ है। देखो ये H1 है, ये अलग से ही निकला हुआ है। अब बच गए कितने, 4 बच गए। तो इन चारों को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आएगा, 8। 4 दूनी 8, इसी को हिस्टोन ऑक्टामर बोला है। और H1 हमेशा लिंकर होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब ये जो टोटल स्ट्रक्चर बन गई है ना, जिसमें एक तो हिस्टोन ऑक्टामर आ गया, H1 आ गया जो लिंकर है, और डीएनए आ गया। तो इसको
हम क्या बोल देते हैं, डीएनए कितना आएगा, 200 बेस पेयर डीएनए आएगा। इस टोटल स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम बोल दिया जाता है। इसमें क्या क्या आएगा, H1 लिंकर हिस्टोन हो गया, हिस्टोन ऑक्टामर और 200 बेस पेयर डीएनए आ गया। ठीक है, इसको न्यूक्लियोसोम बोल दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम मिलके क्या बना देंगे, सोलिनॉइड बना देंगे, और बहुत सारे सोलिनॉइड मिलके क्रोमैटिड बना देंगे, और क्रोमैटिड से क्रोमोसोम बन जाएगा। अब क्रोमोसोम के अंदर भाई नॉर्मली 2 क्रोमैटिड भी और 1 क्रोमैटिड का भी क्रोमोसोम हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था, और किस पे परफॉर्म किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। अब हुआ क्या, देखो इसकी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 कॉलोनी है, एक स्मूथ कॉलोनी, एक रफ कॉलोनी। तो सबसे पहले जानते हैं स्मूथ और रफ में फर्क क्या होता है। देखो स्मूथ वाली के बाहर कैप्सूल है। अब देखो कैप्सूल को ऐसे याद रखना, किसी के बाहर कैप्सूल है यानी उसके पास शील्ड है। अब शील्ड किसके पास होती है, किसी योद्धा के पास, किसी वॉरियर के पास ही होगी, है ना। अब कोई वॉरियर ही नहीं है, कोई लड़ता ही नहीं है, कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा, तो उसके पास कैप्सूल होगा ही नहीं, उसके पास शील्ड होगी नहीं, तो ये नॉन कैप्सुलेटेड है। और देखो म्यूकस का कोट है, इसीलिए तो ये स्मूथ है, और इसके पास ये रफ है मतलब म्यूकस है ही नहीं। ये वायरुलेंट है मतलब खतरनाक है, मैंने बोला ये योद्धा है, ये वॉरियर है, इसके पास शील्ड भी है, कैप्सूल भी है। अब इसके पास शील्ड ही नहीं है, तो ये नॉन वायरुलेंट है मतलब खतरनाक नहीं है। अब हुआ क्या, किसी चूहे की लड़ाई करवा दी स्मूथ वाले के साथ। अब स्मूथ वाला कैसा था भाई, योद्धा था, वॉरियर था, तो चूहे को ये मार देगा। ठीक है, अब हुआ क्या, इस स्मूथ वाले को क्या किया, इसके अस्त्र शस्त्र छीन लिए गए, फिर इसको हीट से, है ना, बहुत ज्यादा गर्मी से इसको मार दिया गया, फिर इसकी चूहे के साथ लड़ाई करवाई। अब देखो जाहिर सी बात है, हीट से आप उसको मार दोगे बेचारों को, तो वो चूहे को मार ही नहीं पाएगा, उसके तो आपने अस्त्र शस्त्र सब कुछ छीन लिया, हथियार ही छीन लिए, है ना, तो वो चूहे को नहीं मार पाया। हीट किल्ड वाला स्टेन, स्मूथ स्टेन। ठीक है, और इधर रफ वाला की लड़ाई करवाते चूहे के साथ, तो रफ वाले के पास तो कोई अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं है, ये तो बेचारा नॉन वायरुलेंट है, तो इससे तो भाई चूहा जिंदा रह जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है, जहां से डीएनए की बात आती है कि अगर आर स्ट्रेन वाला की बिना अस्त्र शस्त्र वाला, नॉर्मल वाला, इसके पास तो कुछ था ही ना, प्लस हीट किल्ड जो ये हमने हीट से मार दिया था, और स्मूथ वाला देते हैं, तो माइस की, है ना, चूहे की डेथ हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली क्या था, हीट किल्ड वाला नहीं मार पा रहा था, रफ वाला तो मार ही नहीं पा रहा था, बट इन दोनों को मिला के दिया तो चूहे की डेथ हो गई। मतलब देखो यहां पर एक बात तो क्लियर है, रफ वाले के पास तो कुछ भी नहीं है जिससे ये माइस की डेथ हो रही है। मतलब इस स्मूथ वाले से ही जो ये हीट किल्ड मरा पड़ा है, पर मरे भी अपनी जो वॉरियर वाली पावर है, जो योद्धा वाली ताकत है, वो नहीं छोड़ रहा। इसने इसमें पक्का ही कुछ ट्रांसफर किया होगा, पक्का इसने इसमें कुछ ट्रांसफर किया होगा, जिससे इसमें भी ताकत आ गई, इसमें भी योद्धा वाले लक्षण आ गए, और इसने इसको मार दिया। ठीक है, जाहिर सी बात है, इतनी अपने को समझ में आ गई बात। ठीक है, अब यहां पर हो क्या रहा है, ये तो अपने को पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ट्रांसफर हो रहा है, ये अपने को पता चल गया। अब वो क्या है, वो प्रोटीन भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, हमें थोड़ी पता। अब देखो ये कैसे पता लगाएं कि जो चीज ट्रांसफर हो रही है वो प्रोटीन है, आरएनए है या डीएनए है। ठीक है, तो भाई इसी को बोलते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हुआ था उसी का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा केमिकल है। तो किसने किया था, एवरी मैक्लोइड एंड मैककार्टी ने किया था। इन्होंने क्या बताया था, देखो इन्होंने क्या किया, पहले तो प्रोटीन को, वही एक बार एग्जांपल यहां से उठा लेते हैं, उन्होंने क्या किया, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्रोटीज होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करा दिया, बट उन्होंने देखा फिर भी चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है, मतलब प्रोटीन तो नहीं हो सकता। फिर उन्होंने आरएनए को क्या है, आरएनए से क्या है, डाइजेस्ट करा दिया, मतलब खत्म कर दिया, बट फिर भी उन्होंने क्या नोटिस किया कि भाई फिर भी कुछ ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आरएनए भी नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया। जब उन्होंने डीएनए को डाइजेस्ट किया, तब ये जो ट्रांसफर वाली प्रोसेस थी ये बंद हो गई, कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा था, मतलब पक्का ही वो डीएनए है जो ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि डीएनए को अगर डाइजेस्ट कर देते हैं तो ये प्रोसेस रुक जाती है। ठीक है, तो यहां पर भाई ये है, बहुत 90% तक श्योर हो गए थे कि भाई हां डीएनए ही है, बट अनइक्विवोकल क्या है कि अब इस पे डाउट नहीं किया जा सकता। अब 100% सच किसने बताया कि हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में क्या बिल्कुल ही प्रूफ हो गया कि भाई डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है, और हर्शे एंड चेज हम डायरेक्ट एनसीईआरटी के डायग्राम से ही पढ़ेंगे।
देखो अपनी यही कंफ्यूजन चल रही है कि आखिरकार जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, है ना। फिर भी हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके चांसेस ज्यादा हैं, बट हम अभी तक 100% नहीं बोल पा रहे, ठीक है। तो इसी को, है ना, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसको 100% साबित करने के लिए हर्शे एंड चेज वाला एक्सपेरिमेंट है, ये वाला अपना एक्सपेरिमेंट है, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसमें उन्होंने क्या किया था, देखो इसमें उन्होंने यूज किया था किसका, बैक्टीरियोफेज का यूज किया था। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस, नाम में यार है बैक्टीरियो, मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, देखो वायरस है, अब ये वायरस का पता है ना आपको, प्रोटीन का कोट होता है, वायरस में दो ही तो चीजें होती हैं, एक जेनेटिक मटेरियल, एक क्या होता है, प्रोटीन कोट। तो इसके पास प्रोटीन कोट होगा और जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल इसमें कौन सा है, डीएनए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, देखो जो डीएनए होता है ना, जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा था ना डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट तो होता ही है ना, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो डीएनए में फॉस्फोरस होता है, ये बात हमें पता है। हाँ, और दूसरी साइड बात करें प्रोटीन की, दूसरी साइड बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन में सल्फर होता है, प्रोटीन में सल्फर होता है। तो यही चीज हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव, एक बार में हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव सल्फर का यूज किया, उस पर फोकस करेंगे। एक बार में हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का यूज किया, उसका यूज करेंगे। हाँ, देखो फॉस्फोरस किस में होता है, डीएनए में होता है, सल्फर किस में होता है, प्रोटीन में होता है, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव क्यों यूज किया, क्योंकि नॉर्मल अगर यूज करते तो हमें पता ही नहीं चलता। रेडियो एक्टिव तो एक तरीके से पहचान करने के लिए ना, हमें पहचान करने में आसानी हो जाए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल अठिम्पल नहीं है, सिंपल है, ठीक है। अब यहां पे ये अपना बैक्टीरिया है, ये अपना बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया किसने, बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया। अब इन्फेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अब यहां से क्या है, देखो ये जो बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन करने के बाद क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। ये अपना बैक्टीरिया है, ये अलग हो गया, ठीक है। अब हमें यहां पे देखने को क्या मिला, ये अपना सल्फर वाला चल रहा है, ये अपना क्या है, सल्फर वाला चल रहा है, रेडियो एक्टिव सल्फर। अब देखने को क्या मिला अपने को यहां पे, कि जो रेडियो एक्टिव सल्फर है वो यहां पे अब्सेंट है, इसके अंदर वो अब्सेंट है, इसके अंदर वो कहां दिखाई दिया, इसमें ही दिखाई दिया, ठीक है। मतलब क्या है कि जो अंदर जेनेटिक मटेरियल, अंदर तो क्या आएगा, जेनेटिक मटेरियल ही आएगा। तो जेनेटिक मटेरियल जो अंदर आया है वो प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन अगर वो होता तो सल्फर अंदर दिखाई देता। सेम इसमें है, इन्फेक्शन कराया और अंदर ये है जेनेटिक मटेरियल आया, और यहां देखने को अपने को क्या मिला कि अंदर जो है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है ना। यहां पे था ना, इसमें से वो गायब है। क्यों है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस अंदर, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो किसकी हुई है, डीएनए की हुई है, जो ट्रांसफर हुआ है। तो इससे बिल्कुल 100%, है ना, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में लाइन, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब देखो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। अब ये देखो फर्स्ट, अब यहां पर क्वेश्चन उलझ सकता है, डायरेक्ट हमारे दिमाग में क्या चलता है, मेसेंसन एंड स्टाल, बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक बट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मेसेंसन एंड स्टाल। तो ध्यान से आंसर देना, ठीक है। किसमें, ई कोलाई में। देखो इनका एक्सपेरिमेंट कैसे था, नाम से ही कवर हो रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव, मतलब कंजर्व हो रहा है क्या, है ना, वो हम देख लेते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, यो देखना चाहते थे, यहां देखो यहां डीएनए था, इसकी रेप्लिकेशन हुई, ये डबल हो गया अमाउंट, फिर इसकी रेप्लिकेशन करवाई, ये है ना 4 गुना हो गया अमाउंट, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अपने को फाइनल रिजल्ट में देखना है कि भाई ये वाला डीएनए कहां पर है ना। अब जाहिर सी बात है, सारे ही हम अगर ग्रीन कलर वाले ले लेंगे, यानी N14 ले लेंगे, तो अपने को पता ही नहीं चलेगा यहां पे कहां पे आया। तो अपने को अलग कलर लेना पड़ेगा, यानी रेड कलर का। मतलब अपने ना हैवी आइसोटोप यूज किया, यानी N15। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल वाला N14 और N15 यूज करोगे तो वो रेडियो एक्टिव है, हैवी आइसोटोप का यूज किया। तो इसकी रेप्लिकेशन कराई, तो यहां पे अपने को साफ साफ दिख जाएगा रेडियो एक्टिव है, कि भाई यहां पर देखो ये अपने का कंजर्व हो रहा है, यहां पर भी, यहां पर। और फाइनल रिजल्ट में देखोगे तो यहां पर भी देखो रेड कलर अपने को अलग से ही दिख जाएगा, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है ना, हमने N15 हैवी आइसोटोप यूज किया है। और ये पूरा किस में हो रहा था, ये सेंट्रीफ्यूगेशन किस में हुई थी, याद रखना, ये सीजियम क्लोराइड में। तो यही क्वेश्चन है भाई, N15 हैवी आइसोटोप यूज किया और क्या है, इकोलाई याद रखना है अपने को, एक सीजियम क्लोराइड याद करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन होती कैसे है, अनजिपिंग कैसे होती है, लीडिंग स्ट्रैंड कैसे, लेगिंग स्ट्रैंड कैसे, ये हम अभी, है ना, प्रोसेस पूरी करके देखते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है। डीएनए बना लेते हैं पहले, हम अपना थोड़ा लंबा डीएनए बनाते हैं ताकि अपने को सारी चीजें समझ आ जाए, ठीक है। तो ये है अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये है अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। अब इसमें पोलैरिटी बना लेते हैं। मान लो ये अपनी थी 5' और ये है 3', तो ये 5' है तो ये हो जाएगी 3' और ये हो जाएगी 5',
ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को जिन एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ऊपर। देखो अपने को यहाँ पे बेसिकली 3 एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। एक होगा हेलिकेज, है ना, इतने से अपना काम चल जाएगा, इससे ज्यादा फालतू एंजाइम की, है ना, अटंटा मत करना। हेलिकेज, एक अपना होगा क्या, आरएनए पॉलीमरेज, और एक अपना होगा क्या, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब इनका क्या क्या फंक्शन होगा वो हम बातें करेंगे, कौन सा हेलिकेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब क्या है, ये अपना डीएनए है, अब हमें रेप्लिकेशन करनी है। रेप्लिकेशन मतलब एक डीएनए से 2 बनाने हैं, मतलब जितना है उसका डबल बनाना है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो डीएनए के अंदर एक लोकेशन होती है, डीएनए के अंदर एक लोकेशन होती है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और उस लोकेशन को क्या नाम देते हैं, ओराई, उसको हम बोलते हैं ओराई, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जगह पे कौन सा अपना एंजाइम, हेलिकेज जो एंजाइम है वो आके लग जाएगा, वो आके यहां पे लग जाएगा, और वो क्या करेगा, अनजिपिंग करेगा। अनजिपिंग मतलब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखो ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनको ये तोड़ता हुआ चला जाएगा, इनको ये ऐसे तोड़ता हुआ चला जाएगा। अब इनको ये तोड़ेगा तो जो स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में अलग अलग हो जाएंगे, है ना, ये वाली इधर भाग जाएगी, ये वाली इधर भागने को तोड़ेगी, है ना, क्योंकि इनका जो बीच में बॉन्ड थे वो ही टूट चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो कैसा दिखाई पड़ेगा, एक बार ढंग से बना लेते हैं। इन बॉन्ड्स के टूटने के बाद यहाँ पे अपने को कुछ कैसा दिखाई देगा कि ये वाली स्ट्रैंड इधर चली गई है और ये वाली इधर चली गई है, और ये क्या है, अपनी 3' एंड है, और ये क्या है, अपनी 5' एंड है। ठीक है, अब होना क्या है, जो नया डीएनए बनना है वो यहाँ पे बनना है, हम इसमें यहाँ पे बनना है, और हमें पता है डीएनए की सिंथेसिस कहाँ से कहाँ होती है, हमेशा 5' टू 3' होती है, ये डीएनए की सिंथेसिस हमेशा रहेगी, है ना। अब यहाँ पे 5' क्या बनेगा, देखो यहाँ पे तो दूसरी स्ट्रैंड, अगर यहाँ पे एक मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, यहां पे अगर ऐसे नई स्ट्रैंड बनती है, ऐसे नई स्ट्रैंड जब बनेगी तो यहां पे उसका आएगा 3' एंड, है ना, क्योंकि यहां पे 5' है और यहां पे आएगा 5', और यहां पे नई स्ट्रैंड अगर बनेगी तो यहां आएगा उसका 5', यहां आएगा 3'। मतलब एक कंक्लूजन यहां से निकल गया कि यहां पे जो डीएनए की सिंथेसिस होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, मतलब जो नई वाली स्ट्रैंड बनेगी, और यहां पे जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी। डायरेक्शन भी अपने को पता लग गई, है ना। अब डायरेक्शन पता लग गई, और इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं, इसको दोबारा करेंगे, क्यों करेंगे वो अपना देखना है, क्योंकि है ना, अपने ये तो खाली बैठे आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज हमने तो बना भी दी, तो इनका यूज भी अपने को समझना है। ठीक है, तो यहां तक हम अब पहुंच चुके हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब एक बार लोकेशन मार्क कर ले, देखो इसमें इस डायरेक्शन में होनी है, तो यहां से क्या होनी है, डीएनए की सिंथेसिस अपनी स्टार्ट होनी है ना, यहां से डीएनए नया बनना स्टार्ट होना है, और यहां पे मान लो यहां से स्टार्ट होना है ना, ऐसे ऐसे जाएगा। हाँ, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए प्राइमर बना देगा, ना, ये मान लो अपना आरएनए प्राइमर है, ये मान लो अपना आरएनए प्राइमर है। आरएनए प्राइमर क्या करेगा, बेसिकली डीएनए के बनने को इनिशिएट करेगा, है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए प्राइमर का गहरा रिश्ता है, तो डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर की सहायता से नया डीएनए, है ना, डीएनए पॉलीमरेज मतलब जो डीएनए बनाएगा, नया डीएनए बनाता चला जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर की हेल्प से नया डीएनए बनाता चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पे डीएनए कैसे बनेगा, मान लो ये अपना बन गया, और यहां पे कैसे बनेगा, ये अपना बन गया, और उनके बीच के बॉन्ड हम बना देते हैं। पोलैरिटी की बात करें तो ये बनेगी 5', ये बनेगी 3'। तो इतनी कहानी ठीक है, इतनी कहानी बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे एक ट्विस्ट है, अब ये हेलिकेज जो एंजाइम है, ये हेलिकेज जो एंजाइम है ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, ये बोल रहा है कि मेरा काम है तोड़ना फोड़ना, तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, ये यहाँ तक पहुंच गया तोड़ते फोड़ते। ठीक है, अब तोड़ते फोड़ते यहाँ तक पहुंच गया, तो सिंपल सी बात है, देखो यार रबड़ कहाँ गई, रबड़ गुम हो जाती है। ठीक है, तो ये इसको तोड़ते तोड़ते यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक अपना क्या पहुंच चुका है, हेलिकेज एंजाइम अपना अनजिपिंग करते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब ये कैसी दिखाई पड़ेंगी भाई, ये स्टैंड कैसी दिखाई पड़ेंगी, देखो ये तो नई कौन सी बनी थी, यहाँ पे ये वाली बनी थी, तो ये अपनी पुरानी थी और ये अपनी पुरानी थी। ठीक है, अब यहां भी चीजें बननी है, अब यहां भी तो नया डीएनए बनना है ना, सेम प्रोसेस जो यहां हमने की वो सेम यहां होनी है ना। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, आरएनए प्राइमर बनाएगा, आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा। अब फिर से एक बार डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, फिर से डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। देखो यहां पे तो इस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, और यहां पे इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, अब यहां पे एक लॉजिकल बात देखो, यहां पे ये हेलिकेज जब आगे बढ़ता जाएगा तो ये वाली स्ट्रैंड जो है, ये वाली स्ट्रैंड जो है हेलिकेज का पीछा करते 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 कंटिन्यू बनती जा रही है, कंटिन्यू बनती जा रही है ना। तो ये आगे निकल जाएगी, ज्यादा लग जाएगी, ज्यादा, इसीलिए इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, इसीलिए इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, है ना, ज्यादा साथ साथ बन रही है। जबकि इसकी बात करें तो देखो ये बन रही थी इस डायरेक्शन में, तो ये इतनी बनी बेचारी, हेलिकेज आगे पहुंच गया, मतलब ये खाली रह गया, फिर से दूसरा सेगमेंट यहां नया बनाना पड़ेगा, फिर हेलिकेज आगे निकलेगा, फिर अलग सेगमेंट बनाना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, फ्रेगमेंट्स में बन रही है, और उन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, उन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं
ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बहुत सारे देखो, मान लो ये एक बन गया ओकाजाकी, ये एक बन गया ओकाजाकी, बाद में उनको जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने वाला जो एंजाइम है ना, अपनी बायोलॉजी में फेविकोल किसको बोलते हैं, लाइगेज को बोलते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को लाइगेज की हेल्प से जोड़ दिया जाएगा, तो ये ना अपना नई स्टैंड बन जाएगी। अपने पास क्या थी है ना, डबल स्टैंडर्ड था और ये नई नई बनती चली गई। अब देखो डीएनए के बारे में बहुत जानकारी ले ली, थोड़ी जानकारी आरएनए के बारे में लेते हैं। तो आरएनए 3 टाइप की होती है, राइबोसोमल, मैसेंजर एंड ट्रांसफर आरएनए। अब आपसे पूछ लिया जाए सबसे मैक्सिमम कौन सी होती है, तो राइबोसोमल सबसे मैक्सिमम होती है और सबसे ज्यादा स्टेबल भी यही होती है, और मैसेंजर वाली मिनिमम होती है और सबसे कम स्टेबल भी यही होती है। ठीक है, अब राइबोसोमल आरएनए के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है, बाकी चैप्टर में भी आ जाता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो 70S होता है। 70S किससे मिलकर बना है, 50S और 30S से, 50S 23S 5S से। और यूकैरियोटिक की बात करें तो 80S जो 60S प्लस 40S से मिलकर बना है। 40S डायरेक्ट, ये 18S, भाई ये याद ही रखनी पड़ती है, सीधी बात है। इसकी ना तो कोई ट्रिक हो सकती है ना कुछ हो सकता है, ये भाई कॉमन सेंस है, याद ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर आरएनए और डीएनए के बीच में ऐसे लड़ाई चल रही है कि जेनेटिक मटेरियल मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई देखो हम डिसाइड करेंगे कौन बनेगा। हमने ये रूल निकाल दिए हैं, ये क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए, जिसके अच्छे से पूरे हो जाएंगे उसी को जेनेटिक मटेरियल क्या है घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब रेप्लिकेशन करना चाहिए। तो डीएनए भी रेप्लिकेशन कर सकती है, आरएनए भी रेप्लिकेशन कर सकती है, तो यहां पे तो बराबरी का मामला हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला कोर्ट ने, बोला कि भाई केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तो यहां पर डीएनए जो है वो जीत जाती है, वो डीएनए जो है आरएनए से ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि उसमें थाइमीन प्रेजेंट होता है, तो यहां पर डीएनए आगे निकल गई। नेक्स्ट है शुड शो स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, कि भाई इवोल्व भी तो होना है आगे आगे, है ना, नई नई चीजें। तो भाई यहां क्या बोला गया कि आरएनए जो है वो डीएनए से ज्यादा म्यूटेशन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। तो आरएनए जो है वो आसानी से खुद को एक्सप्रेस कर पाती है, बट डीएनए ज्यादा स्टेबल है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए वो ज्यादा प्रेफरेबल है। तो अंत में रिजल्ट ये निकल गया भाई डीएनए जो है वो जीत गया। तो जेनेटिक मटेरियल किसको बोला गया, किसको खिताब दिया गया, डीएनए को ही दिया गया। अब नेक्स्ट देखो हम बात करने वाले हैं सेंट्रल डोग्मा की। देखो इसमें क्या है, डीएनए की रेप्लिकेशन करके हम डीएनए की अमाउंट बढ़ा लेते हैं, फिर हम ट्रांसक्रिप्शन से क्या है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना लेते हैं, फिर मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना लिए जाते हैं, और अंत में हमें क्या है प्रोटीन ही चाहिए। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन हम देखने वाले हैं सबसे पहले, फिर ट्रांसलेशन देखेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, जिसमें एक प्रमोटर रहेगा और बीच में स्ट्रक्चरल जीन रहेगा, एक टर्मिनेटर रहेगा। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रमोटर मतलब जो प्रमोट करेगा यानी ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा, टर्मिनेटर यानी टर्मिनेट मतलब वो खत्म करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, और बीच में जो काम आएगा अपना स्ट्रक्चरल जीन। तो यहां पर अगर देखिए एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको मिलेगा। ये है प्रमोटर जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, फिर ये बीच में अपना स्ट्रक्चरल जीन आ गया, फिर टर्मिनेटर मतलब यहां टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर 2 स्टैंड अपने को दिख रही है, एक है टेम्पलेट स्टैंड जो 3' to 5' होगी, एक है कोडिंग स्टैंड जो 5' से 3' होगी। अब अपने को मैसेंजर आरएनए में जो फाइनल रिजल्ट चाहिए ना वो बिल्कुल ऐसा चाहिए, इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला गया है। अब देखो ऐसा ही रिजल्ट चाहिए तो इससे तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि इससे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा ना। तो अगर ऐसा रिजल्ट चाहिए तो हमें इसके कॉम्प्लीमेंट्री चीजें बनानी पड़ेंगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री। तो जाहिर सी बात है ये 3' to 5' है, तो यहां 5' से 3' की तरफ क्या है चीजें बन जाएंगी। तो प्रमोट यहां से स्टार्ट होगी, फिर यहां पर 5' से 3' की तरफ मैसेंजर आरएनए बन जाएगी और टर्मिनेट यहां पर हो जाएगी, और इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन चलती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अपने को क्या बनाना है, आरएनए बनाना है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनाना है, मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए बनाएगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज बनवाएगा। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही टाइप की होती है, एक ही टाइप की आरएनए हर टाइप की आरएनए को बना सकती है, चाहे वो राइबोसोमल है, चाहे मैसेंजर है, चाहे ट्रांसफर है, सबको वो एक ही टाइप की बनाएगी। जबकि यूकैरियोट की बात करें तो वहां पर 3 टाइप की आरएनए पॉलीमरेज होती है, 1 2 3, है ना। अब डिफरेंट आरएनए को डिफरेंट बनाएगी। 1 वाली किसको, राइबोसोमल आरएनए को, जिसमें 28S 18S 5.8 है। ठीक है, सेकंड वाली किसको बनाएगी, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए को बनाएगी, और थर्ड वाली किसको, ट्रांसफर आरएनए को, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को, और 5S वाली राइबोसोमल आरएनए को बनाएगी। ये फिर से वही बात है भाई, ट्रिक इनकी कुछ बन नहीं सकती, ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन देखने वाले हैं कैसे होती है। तो पहले हम प्रोकैरियोट में देखेंगे, फिर यूकैरियोट में, और इनमें क्या फर्क होगा वो भी अपने को समझ में आ जाएगा। तो पहले हम देखने वाले हैं कि ट्रांसक्रिप्शन
ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, देखो ये अपने पास डीएनए था और डीएनए पे क्या होगा, अपने को पता था प्रमोटर होगा और एक टर्मिनेटर होगा। ठीक है, तो ये प्रमोटर है और यहां कहीं इस पे टर्मिनेटर है, यहां पे मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो प्रमोटर को कौन पहचानेगा, सिग्मा फैक्टर जो है वो प्रमोटर को पहचान लेगा और यहां पर क्या है, आरएनए पॉलीमरेज आके लग जाएगा। अपने को बनानी क्या है, आरएनए ही तो बनानी है, अपने को मैसेंजर आरएनए बनानी है। तो आरएनए कौन बनवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज लग जाएगा। तो ये क्या है, रो फैक्टर के जरिए इसने प्रमोटर को पहचान लिया। अब क्या होगा, यहां से डीएनए की जो है अनजिपिंग, देखो डीएनए यहां से अलग होगा तभी तो आरएनए पॉलीमरेज बनेगा। अब ये कंडीशन क्या आ गई है, देखो कुछ इस तरीके से, यहां अब बीच में चीजें चलेंगी, अब यहां चीजें चलेंगी। ठीक है, अब ये देखो आरएनए पॉलीमरेज जैसे 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 आगे बढ़ेगा, ये मैसेंजर आरएनए बनती जाएगी और कुछ इस तरीके से जैसे ही वो टर्मिनेटर पे पहुंचेगा तो उसको कौन पहचान लेगा, रो फैक्टर पहचान लेगा। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन बनने लायक बात क्या है कि सिग्मा फैक्टर किसके लिए है, प्रमोटर के लिए, और रो फैक्टर किसके लिए, टर्मिनेटर के लिए। तो जैसे ही ये टर्मिनेटर पर पहुंचेगा, रो फैक्टर ने पहुंचा लिया तो टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब यहां ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गई और ये मैसेंजर आरएनए बनके अपने पास आ गई है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट में जो मैसेंजर आरएनए बनी है उसमें अपने को कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करनी है, वो डायरेक्ट ही यूज हो सकती है। ठीक है, और एक बात देखो, प्रोकैरियोट के अंदर अपने को पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो अब्सेंट होती है। मतलब ये भी जो सामान चल रहा है ना, ये जो सिस्टम चल रहा है, और साइटोप्लाज्म में ज्यादा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बीच में दीवार नहीं है, तो है ना ऐसे ही चल रहा है, सीधा खुला मामला चल रहा है। जबकि यूकैरियोट की बात करें तो यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर मामला चलता है। ठीक है, और अभी अभी मैंने बोला था कि प्रोकैरियोट के अंदर जो आरएनए बनी है हमें उसकी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, वो मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट यूज हो सकती है। जबकि यूकैरियोट की बात करें तो इसमें जो मैसेंजर आरएनए बनती है उसमें प्रोसेसिंग की जरूरत होती है क्योंकि इसमें हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए बनती है। हेटेरो मतलब डिफरेंट, मतलब अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग क्या चीजें हैं उसमें, एक्सोन भी है और इंट्रोन भी है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने काम के सिर्फ क्या है, ये एक्सोन है, इंट्रोन अपने काम के नहीं है। ठीक है, तो अपने को इन इंट्रोन को निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन फंक्शनल है। तो नॉन फंक्शनल इंट्रोन को रिमूव करने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अब ये अपने पास खाली एक्सोन यानी रेड कलर वाला पोर्शन, खाली एक्सोन बच गई। अब एक्सोन पे क्या करना पड़ेगा, कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग होती है 5' एंड पे और टेलिंग होती है 3' एंड पे। और ये कैपिंग कौन कराएगा, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और 3' एंड पे टेलिंग होगी जो कौन कराएगा, पॉली एडिनाइन टेल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन देखी। अब देखो, अब हम ट्रांसलेशन देखने वाले हैं। देखो ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या है, मैसेंजर आरएनए बना ली थी, अब अपने को प्रोटीन बनाना है। तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा, उसी प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोला जाता है। देखो मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, कोडोन प्रेजेंट होते हैं। देखो ये कोडोन है, ये कोडोन है, कोडोन प्रेजेंट होते हैं। और इन कोडोन से क्या आके बाइंड करेगा, एंटीकोडोन, क्योंकि एंटीकोडोन ठीक उसके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। ताला चाबी वाला सिस्टम है कि जो चाबी जिस ताले में लगेगी ना वो दूसरे ताले में नहीं लगेगी। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरी विद इन, जिसमें एंटीकोडोन भी आ रहे हैं है ना, ये पूरी ट्रांसफर आरएनए कहलाती है। अब ट्रांसफर आरएनए के पास यहां पर क्या है, अमीनो एसिड है। फाइनली अपने को बनाना क्या है, ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है, अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। तो अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के ही प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए के पास यहां पर अमीनो एसिड है, तो जाहिर सी बात है यहां पे उसके पास क्या है, अमीनो एसिड के लिए बाइंडिंग साइट रही होगी, और यहां पर उसके पास एंटीकोडोन है जो मैसेंजर आरएनए के कोडोन के साथ बाइंड करेंगे। और ये ताले चाबी वाला सिस्टम है, मतलब इस ट्रांसफर आरएनए पे ये एंटीकोडोन है ना, तो इसी के साथ यही बाइंड करेगा, दूसरा नहीं बाइंड करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर ये वाले इसके पास एंटीकोडोन है तो ये इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लेके आएगा, ऐसे नहीं यहां पे कोई भी अमीनो एसिड आएगा, नहीं, ये वाला कोडोन है, ये वाला एंटीकोडोन है, तो यही इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही लेके आएगा, ये वाला ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब प्रोटीन कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। देखो प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड को आप जोड़ते जाओ, उसका पॉलीमर बना दो तो ये प्रोटीन बन जाएगा। अब ये पॉलीमर बन कैसे रहा है, देखो यहां पर ये ट्रांसफर आरएनए आया। अब ट्रांसफर आरएनए के पास क्या था, एक तो अमीनो एसिड था जो पर्टिकुलर उसी के पास होगा, और क्या था, एंटीकोडोन था। अब ये एंटीकोडोन मैसेंजर आरएनए के कोडोन के साथ क्या है, बाइंड कर गए, ताला चाबी वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, ये इसके
के साथ बाइंड कर गए। अब होगा क्या, देखो ये जो चेन थी ना, ये जो चेन बनती आ रही है, ये चेन टूट के यहां पर ऐड हो जाएगी और ये ट्रांसफर आरएनए जो फ्री होके चला जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये चेन यहां जुड़ जाएगी। अब नेक्स्ट वाला ट्रांसफर आरएनए आएगा, वो यहां पर क्या है, एंटी कोडोन लेके आया, कोडोन के साथ बाइंड करेगा और ये चेन में इसको ऐड कर देगा और ऐसे आगे प्रोसेस चलती जाएगी। तो ये चेन बहुत लंबी हो जाएगी, तो पॉलीमर बन जाएगा किसका, अमीनो एसिड का, जिसको हम प्रोटीन बोल दिया करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बार बार कोड देख रहे थे और कोड को हम देख रहे थे वो ट्रिपलेट था, और वो क्यों था, कैसे था, वो हम देखने वाले। तो जेनेटिक कोड के साइंटिस्ट आपको याद रखने, जॉर्ज गैमो, हरगोबिंद खुराना और मार्शल निरेनबर्ग, ये आपको याद रखने हैं। और कोड हमने देखा कि भाई ये कोड ट्रिपलेट होता है। अब देखो टोटल कोडोन जो होते हैं वो 64 होते हैं, जिसमें से कोडिंग वाले 61 होते हैं और स्टॉप कोडोन 3। जाहिर सी बात है 64 में से अगर 61 कोडिंग वाले हैं तो बच गए 3, वो कैसे होंगे, स्टॉप कोडोन होंगे। तो स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं, उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, उल्लू आया गया। ये हमारे टीचर ने बताया था, बड़ा सही था। उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, उल्लू आया गया, ये स्टॉप कोडोन होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, कोडोन इज रीड इन मैसेंजर आरएनए इन कॉन्टिग्युअस फैशन, मतलब पंक्चुएशन नहीं आएगी, मतलब डायरेक्टली आप उसको पढ़ोगे। जैसे मतलब मैसेंजर आरएनए पे इसको ऐसे पढ़ते जा रहे हो तो बीच में कोई गैप, कोई कोमा, कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा, डायरेक्ट ही आपको ये ऐसे पढ़ना पड़ेगा, पंक्चुएशन नहीं आएगी। ठीक है, और कोड जो होता है नियरली यूनिवर्सल है, उसकी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और सब प्रोटोजोन में उसके एक्सेप्शन है। और डीजेनरेसी का मतलब क्या है, कोडोन की, ये कोड की डीजेनरेसी का मतलब क्या है कि सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। ठीक है, नॉर्मली क्या था, एक के लिए एक था, बट मोर देन वन आ गए तो ये डीजेनरेसी को दिखा रहा है। ठीक है, और एयूजी जो होता है उसके ड्यूअल फंक्शन होते हैं, एक तो इनिशिएटर कोडोन का काम करता है और वो मेथियोनिन के लिए कोड तो करता ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो ये टेक्निक किसने डेवलप की थी, एलेक्स जेफरी ने डेवलप की थी। उन्होंने सैटेलाइट डीएनए का यूज किया था, जिसमें डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। अब ये सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, इसी में बहुत भारी कंफ्यूजन होती है, तो यहां पर आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो किसी भी इंसान का जो डीएनए होता है ना, उसमें दो पोर्शन होते हैं। एक तो बल्क डीएनए जो भारी वाला पोर्शन होता है, जो कोडिंग है ना, जो प्रोटीन बनाता है, वो 99.9% होता है। और ये सब इंसानों का लगभग सेम होता है, मेरा, आपका, मेरे पिताजी का, आपके पिताजी का, है ना, जो भी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सबका ये 99.9% सेम ही पाया जाता है बल्क वाला डीएनए। जो फर्क आता है वो किसकी वजह से आता है, सैटेलाइट डीएनए की वजह से। और ये 0.1% ऑफ डीएनए, है ना, सिर्फ इसमें होता है। और ये नॉन कोडिंग डीएनए, मतलब प्रोटीन इसका, है ना, वो काम में यूज नहीं होता है। अब इसमें भी दो टाइप से आ गया, एक तो मिनी वाला आ गया, एक माइक्रो वाला। मिनी वाले में क्या है, VNTR, इसको VNTR भी बोल देते हैं, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। और माइक्रो वाले को STR भी बोल देते हैं, यानी शॉर्ट टेंडम रिपीट। ठीक है, अब ये मिनी है, छोटा है 10 से 60 बेस पेयर, और माइक्रो तो मतलब बिल्कुल ही माइक्रो और छोटा हो गया, 1 से 8 बेस पेयर इसमें आए। ठीक है, देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कहां होता है। फॉर एग्जांपल देखो कोई क्राइम सीन चल रहा है ना, सीआईडी वाले पहुंच गए, तो वहां से उनको ये सी वाला सैंपल मिल गया। अब उनको दो लोगों पे शक है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। अब वो पता लगाना चाहते हैं इनमें से कौन जो है वो क्रिमिनल है। ठीक है, तो सी वाले का उन्होंने ये इस तरीके से कुछ सैटेलाइट डीएनए का यूज कर लिया कि जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म VNTR का यूज करके ये सैंपल निकाल लिए। ठीक है, अब ये इन दोनों से मैच करा लेंगे। अब देख लो भाई किससे मैच हो रहा है, देखो ये रेड यहां पर आ रहा है और इसमें भी यहां पर आ रहा है, इसमें रेड यहां पे, इसमें भी रेड यहां पे, इसमें ऑरेंज यहां पे, ब्लू यहां पे, ब्लू यहां पे, मतलब बी से देखो डायरेक्टली मैच हो रहा है, तो बी वाला क्रिमिनल है। पुलिस इसको पकड़ के ले जाएगी, एसीपी प्रद्युमन आएंगे और ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो इसमें कुछ समझने का ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादातर चीजें इसमें याद करने की है, सीधी सी बात है ना। लॉन्च कब हुआ था, 1990 में, 13 साल प्रोजेक्ट चला था। वो ये भाई याद करने की चीजें हैं, ये वाले देश इसमें भाई कंट्रीब्यूट किया था, और इसमें कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की थी ये आप याद कर सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, सीक्वेंस एनोटेशन, ये वाली इन्होंने यूज की थी। और अगर आप होस्ट बैक्टीरिया को यूज कर रहे हो तो वेक्टर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो जाएगा, होस्ट यीस्ट को यूज कर रहे हो तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो जाएगा आपका वेक्टर। और ये बातें फिर से वो ये भाई ये याद करने की चीजें हैं, इसमें क्या ही समझा दे अब कोई इंसान कि ह्यूमन जीनोम क्या होता है, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, एवरेज जीन में कितने बेस होते हैं, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है, डिस्ट्रोफिन है, उसमें इतने मिलियन बेस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन कितने होते हैं 30,000। और है ना वही याद करने वाली बातें हैं कि मोर देन 50% जीन जो है उनके फंक्शन अननोन है। और क्या है, जो जीनोम कोड करते हैं प्रोटीन के लिए वो लेस देन 2% है। क्रोमोसोम नंबर 1 है वो, उसमें सबसे ज्यादा जीन होते हैं 2968। क्रोमोसोम Y है उसमें सबसे कम जीन होते हैं 231। और 1.4 मिलियन लोकेशन होती है जहां पे SNP पाई जाती है। वो याद करने वाली चीजें हैं। और लास्ट में हम देख लेते हैं लैक ओपेरॉन मॉडल।
अब हम पढ़ने वाले हैं लैक ऑपेरोन। ठीक है, तो लैक ऑपेरोन में सबसे पहला क्वेश्चन नेगेटिव टाइप ऑफ रेगुलेशन। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि लैक ऑपेरोन में पॉजिटिव टाइप थी या नेगेटिव टाइप थी, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो याद रखना है लैक ऑपेरोन में नेगेटिव टाइप ऑफ रेगुलेशन थी। और लैक ऑपेरोन में जो स्ट्रक्चरल जीन होंगे ना, उनसे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किसके लिए जरूरी है, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है साइंटिस्ट। लैक ऑपेरोन के रिलेटेड आपसे साइंटिस्ट पूछ लिया जाए तो जैकब एंड मोनोड, फ्रांसिस जैकब एंड जेक्स मोनोड। लैक ऑपेरोन में सबसे पहला पॉइंट, इनको कैसे याद करना है, इनको याद करना है रपोस। रपोस RPOS, R से रिप्रेसर, P से प्रमोटर, O से ऑपरेटर और ZYA हमारे हो जाएंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। अब देखो यहां पे हमारे पास बनेगा क्या, रिप्रेसर। रिप्रेसर को मैंने बोला है चोर। अब देखो चोर के आसपास अगर कोई भी पुलिस वाला ना हो तो ये चोर बिल्कुल फ्री है। अब चोर बिल्कुल फ्री है तो ये क्या करेगा, इस ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा। यहां पे बाइंड कर जाएगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने देगा, मतलब यहां पे कोई भी एंजाइम नहीं बन रहा। अब दूसरी कंडीशन देखो, सेम वही रपोस, यहां पे बना रिप्रेसर, रिप्रेसर यानी चोर। पर इस कंडीशन में क्या है, चोर के आसपास एक पुलिस वाला है, इंड्यूसर। इंड्यूसर को मैंने बोला है पुलिस वाला। चोर के आसपास पुलिस वाला है तो ये पुलिस वाला इस चोर को पकड़ लेगा। इस चोर को पकड़ लेगा तो ये चोर यहां ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, तो ऑपरेटर बिल्कुल फ्री है और यहां पे ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास हो जाएगी और यहां पे ये स्ट्रक्चरल जीन से एंजाइम हमारे बन जाए। जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी को ही जेनेटिक्स बोल दिया जाता है। अब हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, इसकी बात करते हैं। हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स अक्रॉस जनरेशंस। ये तो हो गई अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों की बात है। अब हिंदी परिभाषा इसकी देख लेते हैं। देखो आप एक इंडिविजुअल हो तो आपके अंदर कुछ चीजें मिलती होंगी आपके पिताजी से, कुछ आपकी माताजी से मिलती होंगी, कुछ हो सकता है कुछ फीचर आपके दादाजी से मिलते हो, कुछ फीचर आपके नाना जी से मिलते हो। तो वो जनरेशन के अक्रॉस जो ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर्स का, आपका जो बच्चा होगा इन फ्यूचर उसमें आप जैसे फीचर्स आएंगे, तो वो जो ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर्स का अक्रॉस दी जनरेशन, उसको हेरिडिटी बोला जाता है। अब देखो वेरिएशन क्या होती है, डिफरेंस इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीशीज। अब देखो मैं हूं या आप हो या आपका दोस्त है या रोनाल्डो है या मेसी है, सबके फीचर सबकी शक्ल क्या है, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि सबका पीछे से जेनेटिक्स अलग अलग है, सबके माता पिता अलग अलग हैं। तो इसी को हम क्या है, वेरिएशन बोल दिया करते हैं। अब देखो इस चैप्टर में जितने भी वैज्ञानिक हैं, बोले तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनको हम एक जगह पर निपटा लेते हैं। देखो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन, मेंडल। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स डब्ल्यू बेटसन। पुनिट स्क्वायर किसने इजाद किया, आरसी पुनिट ने, नाम से नाम मैच हो गया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी, सटन एंड बोवेरी ने। देखो मेंडल ने अपना काम तो कर दिया था, पर उसके काम की रीडिस्कवरी की, अच्छे से लाइमलाइट में उसको जिसने लाया वो कौन से थे, डीवराइस, कोरेंस एंड शेमार्क। अब ये अंग्रेजी में मेरी जीभ थोड़ी है ना इधर उधर हो जाती है, इसको पढ़ लेना जैसे भी पढ़ो, पर नाम याद रखना। लिंकेज टर्म किसने दी थी, मॉर्गन ने। एक्स बॉडी टर्म किसने दी थी, हैंकिंग ने। अब देखो अब हम मेंडल अंकल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, मेंडल के वर्किंग ईयर कौन से थे, 1856 से 1863। ये क्वेश्चन नीट में पहले पूछा गया है, तो याद हमें रखना पड़ेगा। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किए, गार्डन पीस पे, मटर के पौधों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या रीजन थे कि मेंडल को इतनी अपार सफलता मिली, सक्सेस मिली, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। ठीक है, तो उन्होंने एक टाइम पे एक या दो कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया। और क्या है, उन्होंने देखो अभी तक बायोलॉजी में मैथ और स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं हुआ था, तो उन्होंने मैथ और स्टैटिस्टिक्स का यूज किया है ना ये अपने एक्सपेरिमेंट में, इसीलिए उनके रिजल्ट एक्यूरेट आए। और उनके रीजन क्या बना कि पी प्लांट का सिलेक्शन, जो मटर के पौधे का उन्होंने सिलेक्शन किया, वो उनके लिए फायदेमंद हो गया। क्यों, सेल्फ पॉलिनेशन की सुविधा वहां पर हो रही थी। मल्टीपल ट्रेट्स कौन से थे वो अभी हम बात करेंगे। और शॉर्ट लाइफ साइकिल से फायदा क्या है कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। अब मान लो लाइफ साइकिल हो 3 साल की, तो आप 3 साल तक बैठे रहोगे, भाई रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे, फिर अगला एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये रीजन थे। अब मल्टीपल ट्रेट्स कौन से मेंडल ने स्टडी किए थे वो हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर 7 ट्रेट की बात की जाएगी, जिसमें स्टेम वाला होगा, 1 फ्लावर वाले होंगे, 2 पोड वाले होंगे, 2 सीड वाले होंगे, 2 टोटल 7 हो जाएंगे। और यहां पर ध्यान दीजिए, जो यहां पर आगे की साइड चीजें लिखी गई हैं वो डोमिनेंट हैं और पीछे की साइड वो अपनी रिसेसिव
रिसेसिव हैं। तो टॉल है डोमिनेंट फीचर, ड्वार्फ है रिसेसिव फीचर। तो स्टेम हाइट टॉल, ड्वार्फ। फ्लावर कलर वायलेट व्हाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल। पोड शेप इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड। पोड कलर ग्रीन येलो। सीड शेप राउंड रिंकल्ड। सीड कलर येलो ग्रीन। तो इन पे उन्होंने स्टडी की थी। देखो आगे की कहानी जानने से पहले हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना होगा, है ना। वो आपने सुना है, नाम आप सबने सुना होगा, पर उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, काइनेटोकोर क्या है, सेंट्रोमियर क्या है, एलील्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है, वो सब हम अच्छे से बिल्कुल आसान भाषा में यहां पर समझेंगे। ठीक है, देखो मान लेते हैं ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में ये सिंगल क्रोमेटिड है। ये पूरी क्या है, एक सिंगल क्रोमेटिड है। अब इस क्रोमोसोम में मैं अगर बोल दूं आप डीएनए रेप्लिकेशन करवा दीजिए, तो डीएनए रेप्लिकेशन से क्या होगा, जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। मतलब ये एक क्रोमेटिड थी तो ये अब डबल हो जाएंगी, ये 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम बन गया। ये भी एक क्रोमोसोम था जिसमें 1 क्रोमेटिड थी, ये भी एक क्रोमोसोम है जिसमें 2 क्रोमेटिड है। ठीक है, अब देखो इसी क्रोमोसोम को अगर हम जूम करके देखें, थोड़ा जूम करके देखें, तो हम सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर उस सब को भी समझ पाएंगे। देखो मान लेते हैं ये एक स्ट्रक्चर है, ये बीच वाली स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, सेंट्रोमियर। अब इस सेंट्रोमियर पे क्या लगे हुई है, प्लेट्स लगी हुई हैं। ये एक प्लेट लगी है, ये दूसरी प्लेट लगी है, और इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। इसको भी क्या बोल देंगे, काइनेटोकोर बोल देंगे। और इन्हीं काइनेटोकोर जो प्लेट है, इन्हीं से क्या अटैच होते हैं, अपनी क्रोमेटिड अटैच होती हैं। ये पूरी क्या हो गई, एक क्रोमेटिड हो गई। ठीक है, और यहां पर ये दूसरी क्रोमेटिड हो गई, ये पूरी क्या हो गई, एक क्रोमेटिड। तो सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, क्रोमेटिड, और ये पूरा क्या बन जाएगा अपना, ये पूरा एक क्रोमोसोम बन जाएगा। ये बातें अपने को यहां पे समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब जीन क्या होता है, ये तो हमने देख लिया क्रोमोसोम। अब जीन क्या होता है, देखो क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक जीन प्रेजेंट है, यहां पर, जिसको हम जीन नंबर 1 नाम दे देते हैं, मान लीजिए। यहां पर कोई और जीन प्रेजेंट है, इसको जीन नंबर 2 नाम दे देते हैं, मान लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अपना हाइट के लिए है, ये जीन अपनी हाइट के लिए है, और ये जीन अपनी क्या है, आई कलर के लिए है, आई कलर के लिए है। ठीक है, अब होगा क्या, ये जीन कैसा हो सकता है, देखो यहां पर जीन की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल ये हाइट के लिए है, तो ये कैपिटल टी भी हो सकता है और ये स्मॉल टी भी हो सकता है। एक जीन की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एलील्स बोल देते हैं। एलील्स की भाई कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। सेम इसी तरीके से इसकी भी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल ई है, ठीक है, तो ये कैपिटल ई भी हो सकता है, स्मॉल ई भी हो सकता है, आई कलर के लिए मान लीजिए। ठीक है, तो ये 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, तो इनको एलील्स बोल देंगे। एलील क्या है, जीन ही है, बस एलील्स क्या है, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म है, कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, कैपिटल भी और स्मॉल भी। ठीक है, देखो अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड को समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहां पर मैं 3 सेल बना लेता हूं, ये 3 सेल हैं, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कोई क्रोमोसोम है जिसका नाम है के क्रोमोसोम है। अब के क्रोमोसोम के लिए ये वाली सेल में कितनी है, क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी है, एक ही क्रोमोसोम है। और के क्रोमोसोम के लिए इस वाली सेल में मान लेते हैं 2 कॉपी प्रेजेंट है, इस वाली सेल में 2 कॉपी प्रेजेंट है। और के क्रोमोसोम के लिए इस सेल में मान लेते हैं 3 कॉपी प्रेजेंट है, ये इसकी 3 कॉपीज बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर सिंगल एक ही कॉपी प्रेजेंट हो तो नाम से ही पता चल रहा है उसको हैप्लॉइड बोल देंगे, सिंगल, है ना, एन। और डिप्लॉइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिप्लॉइड की 2 कॉपी प्रेजेंट है ना, 2n। और ये क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड की 3 कॉपी प्रेजेंट है, 4 कॉपी प्रेजेंट है तो 4n, फिर 5n, 6n, कुछ भी करते चलिए बाकी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, ये जो डिप्लॉइड है ये अपने बहुत काम का है, ये जो डिप्लॉइड है ये अपने बहुत काम का है, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सारी सेल कैसी है, डिप्लॉइड है ना। सिर्फ अगर गेमीट को छोड़ दे, हमारे गेमीट हैप्लॉइड है, बाकी हमारी बॉडी की सारी सेल डिप्लॉइड है। मतलब क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में पाई जाएंगी। ठीक है, इतनी बात अपने को समझ में आ गई। और इसका लॉजिक भी मैं बता देता हूं, लॉजिक बता देता हूं। देखो ये वाला क्रोमोसोम था, ये मान लेते हैं फादर से आया, और ये किससे आएगा, मदर से। एक फादर से एक मदर से, तो ऑटोमेटिकली 2 कॉपीज हो गई। और हमने बात की थी जीन कैसे प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए हाइट के लिए जीन है वो यहां पर प्रेजेंट है, तो मदर में भी हाइट के लिए, मदर वाला जो क्रोमोसोम है उसमें भी जीन कहां पर प्रेजेंट होगा, यहां पर प्रेजेंट होगा। और फिर इनमें क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है, फिर रिजल्टेंट क्या है वो अगली जनरेशन में दिखाई देता है।
ठीक है। और हमने ऑल्टरनेटिव फॉर्म की भी बात की थी कि फादर में ये जीन है हाइट के लिए, तो ये कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है ना। अगर किसी के पिताजी ज्यादा लंबे हैं तो कैपिटल टी, और छोटे हैं तो स्मॉल टी। सेम ऐसे मदर का कैपिटल टी भी स्मॉल टी भी, है ना, वो हाइट के बेसिस पे हो सकता है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म। ठीक है, तो इंडिविजुअल कैसे बनेगा? एलील के पेयर से बनेगा, है ना। अब इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, हाइट की बात कर रहे हैं, या ऐसा होगा। ठीक है, इंडिविजुअल यही पॉसिबिलिटी तो बनेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी से ये तीन ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में एलील, इसमें देखो एलील दोनों सेम है, कैपिटल टी, इसमें भी एलील सेम है, स्मॉल टी। तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं होमोजाइगस। होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी होमोजाइगस। और इसमें क्या है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये कंडीशन कैसी है? ये कंडीशन कैसी है? हेट्रोजाइगस। ये कंडीशन कैसी है? हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? देखो फॉर एग्जांपल कैपिटल टी है टॉल हाइट के लिए, और स्मॉल टी है कैसी? छोटी हाइट के लिए, ड्वार्फ हाइट के लिए। ठीक है, अब कैपिटल टी दोनों ही कैपिटल हैं, तो जाहिर सी बात है ये इंडिविजुअल कैसा होगा? टॉल होगा। इसमें दोनों ही स्मॉल हैं, तो ये कैसा होगा भाई? ड्वार्फ होगा। सोचने की बात ही नहीं है। अब इसमें आप कैसे डिसाइड करोगे? इसको दोबारा से यहां पर लिख लेते हैं एक बार कि इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि टॉल होगा कि स्मॉल होगा। देखो जब दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, दोनों डिफरेंट हो, तो एक जो एलील होता है वो ही खुद को एक्सप्रेस करता है, दूसरा नहीं कर पाता है। तो जो खुद को एक्सप्रेस कर देगा वो हो जाएगा डोमिनेंट एलील, और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर जाएगा वो हो जाएगा रिसेसिव एलील। मतलब इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो डोमिनेंट की वजह से आएगा। ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, तो ये इंडिविजुअल कैसा होगा? टॉल होगा, ड्वार्फ नहीं होगा, क्योंकि इसका कैपिटल टी डोमिनेंट है, इसलिए वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं, कि एक ने डोमिनेट कर लिया, डोमिनेंस दिखा दी, है ना। इसी को बोलते हैं मेंडल का पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस की दो एक्सेप्शन है, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक को डोमिनेंस। उसको कैसे समझे? देखो मान लेते हैं अपने पास ये कोई इंडिविजुअल है जिसमें कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अभी तक हमने देखा कि कैपिटल आर है वो डोमिनेंट कर जाएगा, और स्मॉल आर क्या है? वो रिसेसिव रह जाएगा। तो कैपिटल आर की वजह से मान लेते हैं कलर आता है रेड, और स्मॉल आर की वजह से कलर आता है क्या? व्हाइट कलर आता है। ठीक है, तो इस इंडिविजुअल का जो नेट कलर होगा वो कैपिटल आर की वजह से होगा। कैसा कलर होना चाहिए इसका? रेड कलर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर अपने पास दो पॉसिबिलिटी बन जाती हैं, जो एक्सेप्शन है। नॉर्मली तो ये होना चाहिए, ये बहुत अच्छी कंडीशन है, बट अगर कुछ एक्सेप्शन अपने को देखनी पड़े तो कैसी बन सकती है? देखो मान लेते हैं ऐसा हो जाए, ना तो कंप्लीटली ये डोमिनेट कर पाए, ना कंप्लीटली ये डोमिनेट कर पाए। मतलब अपने को जो रिजल्ट में दिखा, ना तो कंप्लीट रेड दिखा, ना कंप्लीट व्हाइट दिखा, बीच का ही कुछ रिजल्ट दिख गया। मान लीजिए पिंक कलर अपने को दिख गया, तो इसको बोलते हैं हम क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ना तो कंप्लीटली ये डोमिनेट कर पाया, ना कंप्लीटली ये डोमिनेट कर पाया, जो मेरा बिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट और स्नैपड्रैगन में देखने को मिलती है। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है? मान लेते हैं यही कंडीशन है, तो दोनों ही अपने को दिखाई दिए। मतलब कुछ ऐसा दिखाई दिया, जिसमें ये रेड कलर भी है, ये रेड कलर भी है और व्हाइट कलर भी है। ठीक है, जिसमें रेड कलर भी है और व्हाइट कलर भी है, इसीलिए इसको कोडोमिनेंस बोला जाता है। कोडोमिनेंस को मतलब दोनों की, भाई रेड भी आ गया, ये वाला भी आ गया थोड़ा थोड़ा, और ये वाला भी आ गया, है ना। कंप्लीटली कोई नहीं आया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, इसको कोडोमिनेंस बोल दिया जाता है। जो ए बी ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उसमें ये वाला भी दोनों होते हैं। सिकल सेल एनीमिया और कोट कलर इन कैटल। अब देखो, अब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखना चाहते हैं। यहां पर हम पेरेंट्स ले लेते हैं, कि फादर जो है मान लेते हैं टॉल है, और मदर जो है वो क्या है? ड्वार्फ है। ठीक है, इनके बीच में क्रॉस करा देते हैं, तो कैसे बनेगा? तो क्या अपने पास पॉसिबिलिटी आ जाएगी? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे इंडिविजुअल जो ये अपनी F1 जनरेशन बन गई वो ये बन जाएगी। ठीक है, ये है ना। अब F1 जनरेशन की अगर हम सेल्फिंग करा दें, है ना, सेल्फिंग करा दें मतलब सेम वैसे से ही, तो अपने पास क्या पॉसिबिलिटी बन जाएगी? देखो, ठीक है, ये कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी, और ये अपनी क्या आ गई? F2 जनरेशन आ गई। F2 जनरेशन में अगर आप देखोगे यहां पर, तो ये तीनों कैसे हैं? टॉल हैं, क्योंकि ये तो टॉल ही है, और इसमें ये डोमिनेट करेगा, और ये कैसे है?
ड्वार्फ है, ड्वार्फ है। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें होती हैं, एक तो जीनोटिपिक रेशियो, एक होता है जीनोटिपिक रेशियो, एक होता है फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक क्या है कि कौन दिखने में कैसा दिखाई पड़ रहा है ना। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा कि 3 टॉल दिखाई पड़ रहे हैं, 1 ड्वार्फ, तो फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 3:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या है कि उनकी जेनेटिक्स कैसी है कि भाई एक तो ये हो गया जेनेटिक्स है ना, और ये दो क्या है, दोनों की सेम है तो ये है ना, और ये एक अलग हो गया तो 1:2:1 हो जाएगी, ये जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मेंडल का सेकंड लॉ देखते हैं हम कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि ये दोनों एलील थे तो ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना, इंडिपेंडेंट है, आगे जो सेपरेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं। यहां पर ये थे तो ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली आगे सेग्रीगेट हो रहे हैं, अलग, एक दूसरे के साथ ब्लेंडिंग नहीं शो कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलावट नहीं कर रहे हैं है ना, बिल्कुल अलग से जा रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो यही बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसकी ऑलमोस्ट कोई भी एक्सेप्शन नहीं होती है। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं मेंडल के थर्ड लॉ, जो कि है क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसमें ये इंडिपेंडेंस वर्ड क्यों आया है इसका मतलब हम समझेंगे। देखो, अभी तक हम बात कर रहे थे मोनोहाइब्रिड की। फॉर एग्जांपल ये एक मोनोहाइब्रिड है, ठीक है, ये एक मोनोहाइब्रिड है, ये एक मोनोहाइब्रिड है। अब हम बात करेंगे किसकी, डाइहाइब्रिड की। डाइहाइब्रिड की कैसे बात करेंगे, ये हो गया एक डाइहाइब्रिड, ये हो गया एक डाइहाइब्रिड। और ट्राइहाइब्रिड कैसा हो जाएगा, अगर ट्राइहाइब्रिड की स्टडी करनी हो तो ये हो जाएगा एक ट्राइहाइब्रिड। तो अपने को यहां डाइहाइब्रिड की बात करनी है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि अगर इस कैपिटल ए के साथ किसी को गमीट बनाने हैं तो ये कैपिटल ए इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी इंडिपेंडेंटली जा सकता है। ठीक है, और इसको गमीट बनाना हो तो ये इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंस उनको दी गई है। यही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि ए का जो बिहेवियर है वो बी के ऊपर यहां पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली जा रहा है। यही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब ये तो है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन देख लेते हैं क्या है कि मान लेते हैं ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है और इस पर मान लीजिए ए एलील यहां प्रेजेंट है और बी एलील यहां प्रेजेंट है, और इनमें अच्छा खासा क्या है, अच्छा खासा यहां पर इनमें क्या है, दूरी है, गैप है, डिस्टेंस है। अब यहां पर अगर पॉसिबल गमीट मैं बना के देखूं तो कितने बन सकते हैं। देखो कैपिटल ए है ना, इसको याद रखना, भी इसको साइड में हटा दो, याद रखेंगे लिंकेज में काम आएगा। ठीक है, यहां पर देखते हैं पहले पॉसिबल गमीट कितने बन सकते हैं। कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आ सकता है पहला, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ सकता है दूसरा, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ सकता है तीसरा, और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आ सकता है चौथा। ठीक है, तो ये 4 टाइप के यहां पर अपने साथ गमीट बन सकते हैं अगर इनमें दूरी है, क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। बट एक चीज यहां पर, अगर लिंकेज हो जाए तो क्या होगा, अगर लिंकेज हो जाए तो क्या होगा, है ना। लिंकेज किसने, मॉर्गन ने डिस्कवर की थी। मान लेते हैं इनमें ए, कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच लिंकेज है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे थे, कैपिटल ए और कैपिटल के बीच की दूरी अच्छी खासी है, क्रॉसिंग ओवर हो पा रहा है, अगर ये बी यहां पर ना होकर बिल्कुल इसके पास में प्रेजेंट होता तो ये इनकी दूरी बहुत कम हो गई है। दूरी बहुत कम मतलब रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा, मतलब जहां जहां कैपिटल ए जाएगा वहां वहां कैपिटल बी जाएगा। तो मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी अलग नहीं हो सकते हैं, है ना। अब देखो ये गैमीट में दोनों साथ में है तो ये गैमीट बन पाएगा। अब यहां पर कैपिटल ए और कैपिटल बी अलग हो गए हैं तो ये तो लिंकेज में पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, यहां पर भी दोनों अलग हुए हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो ये भी लिंकेज में पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां पे कैपिटल ए कैपिटल बी का कोई लेना देना नहीं है तो ये बन पाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में जो 4 टाइप के गमीट बन पा रहे थे, अगर लिंकेज हो गई कैपिटल ए कैपिटल बी में तो सिर्फ 2 टाइप के गमीट बन गए। मतलब क्या है, वेरिएशन क्या है, कम हो गई है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा यहां पर अपने पास क्वेश्चन आ जाए तो लिंकेज देखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी लिंकेज ज्यादा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी लिंकेज कम होगी, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप बताओ। अब सिंपल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप का क्वेश्चन आ जाए ना तो उसमें आंसर आना चाहिए n, उसमें आंसर क्या आएगा n, है ना। अगर 2n इज इक्वल टू 14 है, क्वेश्चन में आ गया और आपसे लिंकेज ग्रुप पूछ लिया तो n कितना आ जाएगा, n आपके पास 7 आ जाएगा। तो लिंकेज ग्रुप का आंसर क्या है यहाँ पे, 7 आ जाएगा।
यहां पर एक थ्योरी के बारे में भी देख लेते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसने दी थी? सटन एंड बाउवरी ने। इसने क्या बोला था कि जीन्स जो होते हैं क्रोमोसोम पे होते हैं। बेसिकली जो इसमें बोला गया है ना वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ बातें याद रखना कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय, इसको एक्सपेरिमेंटली किसने वेरीफाई किया था? मॉर्गन ने, जो ड्रोसोफिला पे क्या है अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और ड्रोसोफिला की खास बात क्या थी? एक तो शॉर्ट लाइफ साइकिल थी, तो जल्दी जल्दी उनको रिजल्ट देखने को मिलते थे, और मेल फीमेल में सेपरेशन थी कि आराम से पता लग पा रहा था ये मेल है ये फीमेल है, तो आसानी से उनके एक्सपेरिमेंट में ये मदद हो गई। अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन देखना चाहते हैं, जो कि 3 टाइप की है। अब यहां पर ध्यान रखने लायक बात क्या है? हेट्रोगेमी देखना। देखो पहले टाइप की जैसी हमारे ह्यूमंस में होती है कि एक्स एक्स फीमेल हो जाएगी, एक्स वाई मेल हो जाएगी, तो हेट्रोगेमस कौन है? इसमें मेल है। सेकंड, एक्स एक्स फीमेल एक्स ओ मेल हो जाएगी, इसमें भी फीमेल जो है इसकी तरह क्या है? होमोगेमस है, और मेल को आप हेट्रोगेमस अब बोल सकते हो, ठीक है। इसमें यहां पर ध्यान रखना, जेड वाली में ध्यान रखना कि इसमें जो हेट्रोगेमस है ZW है वो फीमेल है, मतलब इनके उल्टा है, और ZZ कौन सा है? मेल है। तो इस टाइप की ह्यूमंस में पाई जाएगी, और ड्रोसोफिला में भी यही पाई जाती है, ये ग्रास हॉपर में और ये बर्ड्स में। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में हनी बी का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसमें होता क्या है? ये पूरा फ्लो चार्ट है, इसमें मेरे साथ चलना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कुछ मत सोचो अभी, सिर्फ ये सोचो अपने पास फीमेल गेमीट है, ओवम मतलब अपने पास फीमेल गेमीट है जो कि हैप्लॉइड होता है। अब 2 कंडीशन हो सकती हैं कि इस फीमेल गेमीट को या तो मेल गेमीट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। यहां पर मतलब नहीं मिला, यहां पर मेल गेमीट मिल गया। तो अगर इसको फीमेल गेमीट को मेल गेमीट नहीं मिला, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई, और इसको मेल गेमीट मिल जाएगा तो फीमेल गेमीट प्लस मेल गेमीट मिलकर फर्टिलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई तो ये हैप्लॉइड ओवम ड्रोन और मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, उसी चीज को पार्थेनोजेनेसिस बोल दिया यहां पे। पार्थेनोजेनेसिस मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, और ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई तो हैप्लॉइड वाला तो हैप्लॉइड ही रहेगा, और ये मेल बन गया है, और मेल का नाम ही यहां पर ड्रोन बोल दिया जाता है। अब मेल है तो ये क्या है? मेल गेमीट प्रोड्यूस करेगा, और यही मेल गेमीट यहां पर ये यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब केस की बात करते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या बनेगी? फीमेल बनेगी, है ना। ये बात यहां पर ध्यान रखना कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो हमेशा मेल बनता है, फर्टिलाइजेशन हो गई तो फीमेल बनती है हमेशा। और फीमेल कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी, क्योंकि ये हैप्लॉइड तो मिलके इन्होंने डिप्लॉइड बना दिया। अब फीमेल में भी 2 पॉसिबिलिटी आ जाती हैं कि अगर जो फीमेल बी ब्रेड पे खाना खाएगी, बी ब्रेड खाएगी, वो तो क्या है? वर्कर बन जाएगी, और जो रॉयल जेली खाएगी वो क्वीन बन जाएगी, रानी बन जाएगी, ठीक है। क्या है? जो बी ब्रेड का खाना खाएगी वो वर्कर बन जाएगी, जो रॉयल जेली खाएगी वो क्वीन बन जाएगी, दोनों ही डिप्लॉइड है, जाहिर सी बात है। अब वर्कर वाली होगी स्टेराइल, मतलब वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, और ये क्वीन जो होगी फर्टाइल होगी, इसका काम सिर्फ क्या है? रिप्रोडक्शन करना है, इसका प्रोड्यूस ओवम, मतलब ये ओवम का प्रोडक्शन करेगी, और यही ओवम फिर यहां से आ जाएगा, और ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। तो ये हो गया हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखो यहां पर हम 3 चीजें एक साथ में करने वाले हैं, प्लियोट्रोपिक जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल एलील। देखो नॉर्मली क्या होता है? एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब प्लियोट्रोपिक जीन में क्या होता है कि जीन विच कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर, मतलब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने लग जाए तो वो प्लियोट्रोपिक जीन कहलाएगा। इसके एग्जांपल फिलाइन कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ठीक उसके उल्टा हो जाता है कि कैरेक्टर एक होता है पर उसको कंट्रोल करने वाले जीन मोर देन 1 हो जाता है। पॉली मतलब ज्यादा, जेनिक मतलब जीन, तो एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? स्किन कलर इन ह्यूमन, वेट इन ह्यूमन, और ये सब, ठीक है। मल्टीपल एलील, नाम से ही पता लग रहा है, मल्टीपल मतलब ज्यादा, एलील मतलब एलील। देखो नॉर्मली क्या होता था, है ना, 2 एलील होते थे कि एक जीन की 2 अपनी अल्टरनेट फॉर्म हो सकती है, या तो कैपिटल ए या स्मॉल ए, वो हमने किया था ना, या कैपिटल टी या स्मॉल टी। नॉर्मली ऐसा होता था कि 2 उसकी अल्टरनेट फॉर्म हो सकती है, जिसको हमने एलील बोला था। पर मल्टीपल में क्या है? 2
से ज्यादा हो जाती हैं, कि मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन, है ना, कि 2 से ज्यादा एलील। जैसे कि फॉर एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप में है आई ए, आई बी और आई, है ना, ये इसके मल्टीपल एलील यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, अब 2 चीजें हैं, एक है टेस्ट क्रॉस, एक है बैक क्रॉस, एक है टेस्ट क्रॉस, एक है बैक क्रॉस। इसको कैसे याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसकी ट्रिक याद रखना। देखो इसमें क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में F1 का क्रॉस करा दिया जाता है रिसेसिव पेरेंट के साथ और इसमें डोमिनेंट पेरेंट के साथ। इसकी ट्रिक याद रखना, टीआरपी बोलते हैं ना, कि कपिल शर्मा शो की टीआरपी हाई चल रही है, तो टी मतलब टेस्ट, आर मतलब रिसेसिव, पी मतलब पेरेंट। तो टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया था और बैक क्रॉस में डोमिनेंट के साथ। ये बार बार एग्जाम में अपने को भूल जाता है, इसीलिए मैंने यहां पर आपको ये ट्रिक बताई। अब नेक्स्ट देखो, ये बहुत अपने इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है कि कितने गेमीट बन सकते हैं, कितने फिनोटाइप बन सकते हैं, कितने जीनोटाइप बन सकते हैं। तो इसका सिंपल से ये फॉर्मूला है, यहां पर एन अपने को ध्यान रखना है कि एन क्या होता है, हेट्रोजाइगस पेयर। हेट्रोजाइगस अपने को पता ही है कि जैसे ये है तो इसमें हेट्रोजाइगस कितने हो जाएंगे, ये एक हेट्रोजाइगस, ये एक हेट्रोजाइगस, तो इसमें टोटल 2 हो जाएंगे। इसमें ये होमोजाइगस है तो इसमें हेट्रोजाइगस नहीं है, ये अपना हेट्रोजाइगस हो जाएगा, तो इसमें एक हेट्रोजाइगस पेयर। ठीक है, तो ये अपने फॉर्मूले है कि फिनोटाइप कितने टाइप के बन सकते हैं, तो ये 2 टू द पावर n, 3 टू द पावर जीनोटाइप के लिए हो जाएगा। गेमीट निकालने हैं तो 2 टू द पावर n, और पॉसिबल जीनोटाइप मल्टीपल एलील में निकालने हैं तो ये फॉर्मूला। अब पॉसिबल फिनोटाइप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में निकालने हैं तो ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूलाज आपके कुछ काम आने वाले हैं, बस आपको हेट्रोजाइगस का ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कॉमन जो अपने रेशियो हैं, पूरे चैप्टर में अपने जो रेशियोज बनेंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 बनेगा, जीनोटिपिक 1:2:1 बनेगा। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस है 9:3:3:1, और जीनोटिपिक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट रेशियो की, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन में 9:7, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में 12:3:1। ये भाई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पूछ लिए जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। रिसेसिव एपिस्टेसिस या सप्लीमेंट्री जीन में 9:3:4, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में उसमें क्या है, सारे रेशियो चाहे वो जीनोटाइप हो या फिनोटाइप हो, वो 1:2:1 आपके बनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि म्यूटेशन क्या होती है। देखो म्यूटेशन क्या है, डीएनए का जो सीक्वेंस है, नॉर्मल सीक्वेंस है, उसमें अगर ऑल्टरेशन आ जाए, कुछ बदलाव आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब म्यूटेशन 2 टाइप की, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इसको मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में समझाना चाहूंगा। देखो शाहरुख खान का एग्जांपल ले लेते हैं कि बेस पेयर जो है वो शाहरुख खान है। अब एक फंक्शन में शाहरुख खान की जगह पर सलमान खान आ गया, उसकी जगह पर सलमान खान आ गया, तो वो है पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है कि शाहरुख खान आना चाहिए था और वो नहीं आया, मतलब डिलीशन। ठीक है, या फिर क्या है कि उस फंक्शन में कोई नहीं आ रहा था और शाहरुख खान आ गया, मतलब इंसर्शन, कि या तो नेगेटिव गया है या पॉजिटिव गया है। यहां पे क्या है, चेंज हुआ है कि शाहरुख की जगह सलमान, यहां पर शाहरुख का या तो आया है या नहीं आया है, मतलब यह डिलीशन या इंसर्शन, इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं पेडिग्री की, पेडिग्री एनालिसिस की बात करने वाले हैं। उसके लिए अपने को ये सिंबल्स को समझना पड़ेगा। देखो ये सीधा सीधा डिब्बा है, इसको मेल बोलते हैं, और ये गोल है, इसको फीमेल बोलते हैं, और ये डिब्बा टेढ़ा हो गया है, मतलब अनस्पेसिफाइड सेक्स है। और ये डिब्बे और गोल ये अगर लाल कलर के भर गए हैं, लाल रंग के हो गए हैं, तो ये मतलब बीमार हो गए हैं, बीमार इंडिविजुअल हैं। और मेटिंग अगर आपको करानी है तो ये मेल था, ये फीमेल था, इनके बीच में डंडा लगा दिया, मतलब इनकी शादी हो गई, मेटिंग हो गई। ठीक है, और मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, भाई रिलेटिव्स के बीच में शादी हो गई, तो क्या है, ये मेल ये फीमेल, इनके बीच में 2 डंडे लगा दो कि भाई रिलेटिव हैं। ठीक है, और ये क्या है, देखो ये पेरेंट थे, है ना, ये पिताजी थे, ये माताजी थे, और ये क्या दिखा रहे हैं कि इनके बच्चे पैदा हो गए हैं ना, ये जनरेशन दिखा रहे हैं। और ये क्या दिखा रहे हैं कि ये पिताजी थे, ये माताजी थे, इनका जो बच्चा हुआ है ये लाल रंग का भरा हुआ है। देखो पहले तो डिब्बा है मतलब मेल है, लाल रंग का भरा है मतलब बीमार लड़का पैदा हुआ है। और ये कि टेढ़े डिब्बे में अगर 5 लिख दिया जाए तो मतलब 5 बीमार बच्चे पैदा हुए हैं। आई होप मेरी ये भाषा आपको समझ में आती होगी और आई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस को हमें पहचानना कैसे है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव कौन सा है।
ठीक है। देखो इसकी मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, सिंपल सी ट्रिक। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है ना, जो डोमिनेंट, वो कभी भी जनरेशन को स्किप नहीं करता है। मेरी बात को समझना, यहां पे आपको दिखाऊंगा भी मैं कि जो डोमिनेंट होता है वो जनरेशन को स्किप नहीं करता है, रिसेसिव स्किप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये है, अब देखो ये जनरेशन है, मान लीजिए इसमें बीमारी है, बिल्कुल है, लाल रंग है। इस जनरेशन में बीमारी है, बिल्कुल है, लाल रंग है, लाल रंग है। फिर नेक्स्ट जनरेशन कौन सी आई? ये आई और ये आई, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में भी अपने को बीमारी, देखो ये और ये तो सेम जनरेशन है ना, नेक्स्ट जनरेशन में भी बीमारी है, मतलब जनरेशन बिना बीमारी के स्किप नहीं हो रही है, मतलब ये डोमिनेंट है। और रिसेसिव कैसे पहचानोगे? देखो ये वाली जनरेशन में बीमारी नहीं है, नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में है, मतलब ये जनरेशन बिना बीमारी के स्किप हो गई है। जहां पर स्किप हो जाए वो रिसेसिव है, जहां पर स्किप नहीं हो रहा लाल रंग एक भी जनरेशन में, वो डोमिनेंट हो जाएगी। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अपने डिसऑर्डर्स की, और उनके लिए जो ट्रिक्स आएंगी वो बहुत बेहतरीन आएगी, अभी पूरा सुनना। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिक्स फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं, एक मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एक क्रोमोसोमल। ठीक है, मेंडेलियन में अपने पास कौन से आएंगे? कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। और क्रोमोसोमल की बात करें तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है ना, मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है, इनमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो उसको मैं डायरेक्ट आपके सामने कवर कर दूं। देखो जो ये टोटल है मेंडेलियन वाले, इसमें से सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन से हैं एंड ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव कौन से हैं, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है, बार बार कंफ्यूज होता है। तो एक ही बार में इस कंफ्यूजन को खत्म करो कि कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं, एंड सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया कौन से हैं? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव हैं। पहली कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करने वाले हैं, जो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है इनको बारी बारी से याद करने की ट्रिक हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब इसके लिए अपनी सिंपल सी ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखो जो कलर होता है, तो कलर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कलर को हम हिंदी में बोलते हैं रंग, बोलते हैं कलर को हम हिंदी में रंग बोलते हैं। अब रंग के आर से अपने को क्या याद आएगा? रेड याद आएगा, और जी से अपने को क्या याद आएगा? ग्रीन याद आएगा। मतलब क्या होता है भाई, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर रेड और ग्रीन आईज में, जो रेड और ग्रीन कलर के लिए कौन होते हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है, उनमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ही क्लियर है। नेक्स्ट अपना डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। नेक्स्ट अपना डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया की। ठीक है, तो इसके लिए कुछ भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। देखो इसमें दो वर्ड हैं, एक है हीमो, एक है फीलिया, एक है हीमो, एक है फीलिया। अब हीमो किससे रिलेटेड होता है हमें पता है, देखो हीमोग्लोबिन हमें पता है, ये ब्लड से रिलेटेड होता है। और फीलिया, देखो फीलिया जो होता है ना, देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है फिलिक, एक होता है फिलिक, और एक होता है फोबिक, एक होता है फोबिक। तो फिलिक का मतलब क्या होता है? फिलिक का मतलब होता है प्यार, अट्रैक्शन, है ना। लायोफिलिक, लायोफोबिक, और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर, है ना। आपने सुना होगा हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला। अब हीमोफिलिक, हीमोफीलिया, अब ब्लड से प्यार करने वाला, ये क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा। ये क्या? लव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? हीमोफीलिया मतलब ब्लड से प्यार करने वाला। अब ब्लड से प्यार कौन करेगा? जाहिर सी बात है, जिसको क्लोटिंग डिफेक्ट होगा, जिसको क्लोटिंग डिफेक्ट होगा, जिसको क्लोटिंग डिफेक्ट होगा, वही तो ब्लड से प्यार करेगा, क्योंकि उसके पास खून है, बचता ही नहीं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये कोई इंसान है, ये इसके दो हाथ हैं, ये इसके दो पैर हैं, तो मान लो इसको कोई कट लग जाता है यहाँ पे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जिसका क्लोटिंग मैकेनिज्म अच्छा है, ठीक ठाक है, उसकी ये ब्लीडिंग रुक जाएगी थोड़े टाइम बाद। बट जिसको क्लोटिंग में डिफेक्ट है, उसको क्या है? ये खून बहता रहेगा। तो जिसको क्लोटिंग डिफेक्ट है उसको ब्लड से जाहिर सी बात है प्यार होगा। अब ब्लड से प्यार यानी हीमोफीलिया, मतलब हीमोफीलिया में क्या होता है? क्लोटिंग डिफेक्ट होता है। सिंपल तरीके से अपनी ट्रिक ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल बातें चल रही है। नेक्स्ट अपना है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं। देखो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो अपने को याद रखना है वो क्या है, इसमें होती है सब्स्टिट्यूशन होती है। इसमें सब्स्टिट्यूशन होती है, किसकी होती है? इसमें सब्स्टिट्यूशन होती है ग्लूटामिक एसिड की होती है। और कौन करता है ये सब्स्टिट्यूशन? ये सब्स्टिट्यूशन करता है वलीन बोल लो, वलाइन बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, और कहां पे होती है? एट सिक्स्थ पोजीशन। किसकी? हीमोग्लोबिन की चेन पे।
ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होती है किसकी, ग्लूटामिक एसिड की, और ये सब्स्टिट्यूशन करता कौन है, वलीन करता है, वलाइन बोल लो, वलीन बोल लो, कहां पे करता है, 6th पोजीशन पे, किसके, हीमोग्लोबिन की चेन पे। अब इसको कैसे याद रखें, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। देखो जी, यहां पे अपने को जी याद रखना है, जी फॉर ग्लूटामिक एसिड, यहां पे अपने को वलीन याद रखना है, और यहां पे अपने को 6th पोजीशन याद रखनी है, अपना सारा अपने आप बन जाएगा। ठीक है। अब जी से अपने को याद रखना है गौतम गंभीर। देखो एक गौतम गंभीर करके प्लेयर था, है ना, बहुत अच्छा सिंगल लेके, बहुत ही स्लो खेलता था, सिंगल लेके। और एक प्लेयर था वीरेंद्र सहवाग। अब वीरेंद्र सहवाग कैसे खेलता था वो सबको मेरे ख्याल से पता है ना, वो सिर्फ चौको छक्कों में ही बात करता ना, 4 मारता था और 6 मारता था। ठीक है। अब 2020 की टीम थी, तो उस टीम में गौतम गंभीर था, वीरेंद्र सहवाग नहीं था। अब गौतम गंभीर तो सिंगल खेलेगा, और अपने को चाहिए क्या, अपने को छक्के चाहिए, छक्के मारो चौके मारो। ठीक है। अब हुआ क्या, टीम के जो मैनेजर होते हैं, जो भी सिलेक्टर होते हैं, उन्होंने क्या किया, गौतम गंभीर की सब्स्टिट्यूशन कर दी वीरेंद्र सहवाग से, कि भाई ये क्या है, 6 नहीं मार पा रहा, ये 4 नहीं मार पा रहा, 6 नहीं मार पा रहा, तो क्या है, इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दो, कौन ले आओ, वीरेंद्र सहवाग ले आओ। अब वीरेंद्र सहवाग बहुत सारे छक्के मारेगा, बहुत सारे रन बनाएगा। ठीक है। तो गौतम गंभीर की सब्स्टिट्यूशन हुई किसने की, वीरेंद्र सहवाग ने की, और कहां पे, 6th पोजीशन में, मतलब छक्के मारने के लिए। ठीक है। तो किसकी, G4 ग्लूटामिक एसिड की सब्स्टिट्यूशन हुई किसने की, वीरेंद्र सहवाग ने, यानी वलीन ने की, कहां पे, 6th पोजीशन पे, हीमोग्लोबिन की चेन में। ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, अपने आप ही सारी चीजें बन चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थैलेसीमिया की। नेक्स्ट बात कर रहे हैं थैलेसीमिया की। देखो इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है, थैलेसीमिया की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, एक ऑटोमेटिक ही उससे बन जाएगा कि हीमोग्लोबिन में चेन कम था। हीमोग्लोबिन में चेन होती है ना, कौन सी होती है, अल्फा होती है और बीटा चेन होती है, अल्फा होती है और बीटा चेन। हीमोग्लोबिन में चेन कम था, कम यानी, है ना, लेस, कम था। अब देखो ट्रिक क्या बनी अपनी, ट्रिक कैसे बनी अपनी, देखो था से अपने को याद आ जाएगा थैलेसीमिया, मतलब ये ट्रिक इसकी है थैलेसीमिया की, है ना, था से याद आ जाएगा थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया में होता क्या है वो अपने को याद रखना है इस ट्रिक से। तो थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में चेन कम, मतलब थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है। ठीक है। अब अल्फा चेन की प्रोडक्शन अगर कम होगी तो अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा, बीटा चेन की प्रोडक्शन कम होगी तो बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की चेन की प्रोडक्शन कम होती है। अब अल्फा चेन की होगी तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन की होगी तो बीटा थैलेसीमिया। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया की बात कर रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल लॉजिक से करना है, देखो बिल्कुल लॉजिक से करना है। देखो एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलानिन। ठीक है। अब बिल्कुल हेल्दी, जो बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी पर्सन है, स्वस्थ है एकदम, उसमें क्या होना चाहिए, फिनाइल एलानिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में, और इसको करता कौन है, एक एंजाइम होता है जो ये प्रोसेस करता है। ठीक है। बिल्कुल हेल्दी पर्सन में क्या होता है, फिनाइल एनालिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन में किसी एंजाइम की हेल्प से। ठीक है। अब हम अगर बोल दें कि किसी को कोई बीमारी हो जाए, बीमारी कौन सी, फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाए, तो उसमें क्या हो जाता है, ये एंजाइम जो है ये खत्म हो जाता है, बनता ही नहीं है ना, एक तरीके से इसकी कमी आ जाती है, बनता ही नहीं है, कुछ भी लगा लो, इस एंजाइम की कमी आ जाती है। ठीक है। तो इस एंजाइम की कमी आने से क्या होगा, ये प्रोसेस तो हो नहीं पाएगी, टायरोसिन तो बन नहीं पाएगा, तो क्या बन जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाता है। तो क्या बन जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाता है, और इसी बीमारी को क्या बोलते हैं हम, फिनाइल कीटोन यूरिया बोलते हैं। अब देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को याद करने की सारी ट्रिक्स देख चुके हैं, अब हमें बात करनी पड़ेगी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है। तो इसमें बारी बारी से बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम है ना, 21st क्रोमोसोम है, उसकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। हाँ, देखो नॉर्मली क्या होता है, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती हैं, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं, बट यहाँ पे 21st जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी, मतलब उसकी 3 कॉपी हो जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है। क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, देखो नॉर्मली मेल क्या होता है, नॉर्मली मेल कैसा होना चाहिए, ये होता है नॉर्मल मेल XY, बट क्लाइनफेल्टर में क्या हो जाता है, मेल कैसा हो जाता है, XX Y हो जाता है, ये हो जाता है मेल।
टर्नर सिंड्रोम में बात करें तो नॉर्मल फीमेल जो है वो कैसी होनी चाहिए, XX होनी चाहिए, बट यहाँ पे एक X क्रोमोसोम क्या है, एब्सेंट होता है, तो ये X0 XO बोल लो या फिर X0 सही रहेगा। ठीक है, ये होता है टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर और क्लाइनफेल्टर में होता क्या है, देखो ये होती है टर्नर सिंड्रोम, किस में होता है, फीमेल में होता है, बट इसमें फीमेल के कैरेक्टर थोड़े एब्सेंट होते हैं ना, क्योंकि एक X क्रोमोसोम इसमें उड़ चुका है, उसमें फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट होंगे। और क्लाइनफेल्टर में बात करें तो होगा किसमें, होगा तो मेल में होगा, बट उसमें मेल के थोड़े गुण कम होते हैं और फीमेलनेस थोड़ी आ जाती है, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट और वो सब, ये क्लाइनफेल्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।